हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड साइंस का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हूं। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयत्न करें। ये जो ऐसा प्रश्न है, इसमें कम से कम प्रश्न दिया गया है, लेकिन समझाने का प्रयत्न अधिक से अधिक किया गया। और ये जो प्रश्न है, ये अधिकतर एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो ये देखें, और इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल का नाम है स्टूडेंट स्टडी सेंटर और मेरा नाम नितेश कुमार। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ है। अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं, और जिससे मैं सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा, वीडियो के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो चुके हैं। आप लोग मन में सोचे कि इसका आंसर तो ऐसे यहाँ दिया गया ही है, लेकिन आप लोग सोचे कि क्या आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से पता था। तो पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो हम लोग सीखने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो बल किसे कहते हैं पहले जानेंगे तब ना। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर किसी का आकार आकृति में परिवर्तन एवं विराम से गति एवं गति से विराम में लाने की चेष्टा करती है। बल वही चीज़ है ना, मान लीजिए कोई विराम में है, रेस्ट में है, उसको धक्का देंगे, बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गति में आ जाए। मान लीजिए कोई गेंद लुढ़कते हुए आ रहा तो बल लगाएंगे तो रुक जाएगा। या दूसरी भाषा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी वस्तु को धक्का या देना या खींचना क्या कहलाता है, तो फोर्स यानी बल कहलाता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन गया। उसके बाद बल कौन सी राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो बल कौन सी राशि है, बल जो है आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। बल जो आपका है कौन सी राशि है, सदिश राशि। बल का फार्मूला क्या होता है, तो बल का जो फार्मूला होता है वो आपको F बराबर ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma। F मतलब फोर्स और m मतलब क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान, और m मतलब त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो बल से रिलेटेड आपको इतना बात। हाँ, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि न्यूटन के किस लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के किस लॉ से, तो आप सभी जवाब देते न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक यानी फार्मूला प्राप्त होता है। और फर्स्ट लॉ न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। तो बल का हम लोग यहाँ देख लिए, ऐसा मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है लगभग क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऊर्जा के बारे में जानेंगे, ऊर्जा है क्या। तो ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल, यानी इसे कैपिटल जे से सूचित करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो ये कौन सी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी विच है ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन देन दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। यानी वैसी राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, वैल्यू हो, उसमें दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे अदिश कहेंगे। तो ऊर्जा एक अदिश राशि। इसका ऐसे मतलब जूल यानी कैपिटल जे से, यानी जूल वैज्ञानिक का नाम था, वो अपने नाम पर रखें। ऊर्जा के बारे में जानते हैं क्या होता है। ऐसे कार्य का भी ऐसे मतलब जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो बात तो सही तो है, ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। मान लीजिए एक सेब लेते हैं, क्या किए, एक सेब लिए, और सेब में जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या किया, हम खाते हैं तो उसका एनर्जी हमारे पास हमारे बॉडी में आ जाता है। ये नहीं कि कहीं और से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का न तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो ऊर्जा एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या कहा जा रहा है, तीसरा, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होती है। तो आपके मन में अगर क्वेश्चन चल रहा है कि आपको पहले से पता था, तो इसके बारे में सोचे कि इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं।
तो देखेंगे गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक, यानी कहने का मतलब गतिज ऊर्जा जो होता है इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होते हैं, आप पहले जानेंगे काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। तो यानी यदि किसी वस्तु के गति के कारण यानी मोशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यदि किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गेंद को फेंक दिए तो गति में आ गया तो उसमें एनर्जी हुआ, एनर्जी उत्पन्न हुआ, ऊर्जा हुआ कि नहीं। मान लीजिए गेंद को फेंके जोर से, आगे कोई बच्चा था उसको जाकर चोट लगा, यानी एनर्जी उसमें उत्पन्न हुआ, इस एनर्जी से उसको फोर्स लगाया, बल लगाया। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले गतिज ऊर्जा को किसे सूचित करते थे, गतिज ऊर्जा को के यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। इसका जो फार्मूला होता है हाफ mv², इसका क्या फार्मूला होता है हाफ mv², यानी हाफ m मतलब कि मास, v मतलब वेग। अब उसके बाद देखेंगे कि गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, तो ऊर्जा अदिश राशि है, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, अदिश राशि ही होगा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, कहेगा कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है या गतिज ऊर्जा दुगना कर दिया जाता है तो उसका वेग क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और गतिज ऊर्जा का एक और फार्मूला होता है, देखेंगे क्या फार्मूला होगा जो आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक जो फार्मूला होता है p²/2m, जो हाफ mv² फार्मूला निकाले ना उसी से निकलता है गतिज ऊर्जा का k बराबर p²/2m। जब आपको संवेग दिया हो, द्रव्यमान दिया हो तो आप गतिज ऊर्जा कहेगा निकालने के लिए तो हाफ mv² पर निकाल पाइएगा, कहे कि उसमें तो वेग है, द्रव्यमान है, और यहाँ संवेग और मास दिया गया रहेगा तो क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा का फार्मूला p²/2m पर यूज करेंगे, और जब वेग मास ये सब का बात करेगा तो हाफ mv² पर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, और गतिज ऊर्जा का भी ऐसा मतलब पूछे तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या कहा जा रहा है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति होता है। बात सही है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह क्या होगा, बृहस्पति होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से। सबसे पहले जानेंगे ग्रह किसे कहते हैं, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा, जो सूर्य के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर काटेगा, उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटेगा उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह, मैन मेड भी कह सकते हैं या मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक उपग्रह में जैसे मून हो गया, चंद्रमा प्राकृतिक है, ये इंसान द्वारा नहीं बनाया गया। उसके बाद बहुत सारा ऐसा उपग्रह हो जाएगा जो प्राकृतिक है। मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट, अपोलो, ये सब जो हो जाएगा, या चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये सब जो सैटेलाइट छोड़ा गया है ये मानव निर्मित हो जाएगा। ग्रह की संख्या क्या थी, पहले ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन अब 8 है, क्योंकि प्लूटो को ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया है। प्लूटो लगाकर 9 थी, लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8 है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन अभी तत्काल में संभव है। और तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा, तो चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है, नहीं है, ये प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट गॉड गिफ्टेड है, भगवान द्वारा बनाया गया। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश को एब्जर्व करता है, तो क्या वो दीप्त पिंड कहलाएगा या अदीप्त पिंड कहलाएगा, नहीं, दीप्त पिंड वही कहलाता है जो स्वयं अपने द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, सूर्य हो गया, ये सब दीप्त पिंड है। लेकिन अदीप्त जो दूसरे से प्रकाश लेगा, अपना उसका खुद का प्रकाश नहीं, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, अदीप्त पिंड हो जाएगा। तो यह भी एक क्वेश्चन बन गया। और चंद्रमा ही नहीं, जितने भी ग्रह है या उपग्रह है ये सभी अदीप्त पिंड होते हैं, तो चंद्रमा भी उपग्रह है तो ये अदीप्त पिंड हो जाएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर्षण बल की दिशा के विपरीत काम करते हैं। तो घर्षण बल यानी घर्षण बल के बारे में जानेंगे। संपर्क सतह के समांतर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। यानी किसी सतह के संपर्क में होना चाहिए, टच में होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तो उस पर जो बल लगता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल से हम लोग जानते ही हैं फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है, अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम लोग चल पाते, नहीं चल पाते। देखते हैं जहाँ काई लगा होता है या फ्रिक्शन लेस जहाँ घर्षण नहीं होता हम लोग को चलना कठिन होता है।
यानी घर्षण बल से ही हम लोग चल पाते या बस एक जगह से दूसरे जगह जा पाती है। तो घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम है। और घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो आगे की ओर या हम पैदल चल रहे हैं तो हम आगे की ओर बल लगाते हैं, और जो पृथ्वी पर जो मेरा पैर स्पर्श है वो पीछे की ओर धक्का देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे चल पाते हैं। मान लीजिए इस साइकिल का चक्का है और ये आगे की ओर फोर्स लग रहा है, तो पृथ्वी इसको पीछे की ओर फेंकेगा, यानी तभी जाके ये चक्का ऐसे ऐसे करके रोटेट होता है। यानी तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, घर्षण बल हमेशा बल के क्या होंगे, विपरीत दिशा काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो चुके हैं। अब देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात तो सही है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य है, उसको बुखार उखार ये सब नहीं है, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस पे पूछे, अगर मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस पे नहीं पूछेगा, फॉरेन हाइट पे पूछेगा, तो फॉरेन हाइट में आपका होता है 98.6 फॉरेन हाइट। कितना होता है, 98.6 फॉरेन हाइट। आप इसे निकाल भी सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने का फार्मूला होता है C/5 बराबर F - 32/9। इस पर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कंपटीशन निकालना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप जितना कोशिश कीजिए शॉर्ट में आ जाए, ऐसे निकाल भी सकते हैं। आपको फार्मूला बता दिए, C/5 बराबर F - 32/9। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है कितना, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 फॉरेनहाइट। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन केल्विन में भी पूछे तो केल्विन में भी हम लोग, केल्विन का फार्मूला होता है, क्या होता है, K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट में भी बदल सकते हैं, जिसके बारे में फार्मूला बता दी। अगर केल्विन में बदलना चाहते थे, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो हम 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेते। केल्विन का फार्मूला अभी ये बताएं, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस 37 है और प्लस 273, कितना, प्लस 273। तो आप खुद जोड़ लीजिए ना, कितना हो गया, 273 और प्लस 37, तो 273 और 7 कितना हो जाएगा, 280, 80 और 30 कितना हो जाएगा, 310। तो यानी केल्विन में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। तो आपको पता हो गया कि याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट, और केल्विन में आपको देखेंगे 37 प्लस 273, तो 273 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 280 और 30 यानी 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान, जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पीएच स्केल होता है, एक क्या होता है, पीएच स्केल होता है, जो अम्लीयता और क्षारीयता का सूचक होता है। जैसे थर्मामीटर क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, बुखार मापते हैं हम अपने शरीर का। तो पीएच स्केल है, उससे किसी वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता मापी जाती है। क्या होती है, अम्लीयता और क्षारीय, कौन वस्तु अम्लीय है, कौन क्षारीय है। तो पीएच स्केल की खोज सबसे पहले एक और क्वेश्चन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। पीएच स्केल में क्या होता है, यहाँ पे 7 होता है, और यहाँ 0 से लेकर 1, 2 ऐसे 7 तक ले होता है, और मैक्सिमम जो जाता है 8 से लेकर ऐसे 7 से 14 तक, कहाँ तक जाएगा, 14 तक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो इधर जो होता है ना, इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है, इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है। तो 7 पर जो होता है, 7 अगर किसी का पीएच स्केल पर मान आया तो इसका मतलब वो उदासीन है। जैसे पानी क्या होता है, उदासीन होता है। तो पानी का पीएच मान पूछा जाएगा तो 7, और 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा किसी का पीएच मान तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो 7.4 है, इसका मतलब वो क्या, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन बन गया कि मानव रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि अंक में जितने वैल्यू कम होता है उसका अम्लीयता बढ़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा किसी वस्तु का पीएच मान 0 है, 1 है, अन्य वस्तु का 2 है, 3 है, किसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, तो 0 वाला का। यानी याद रखिएगा, जिस अम्लीयता में जिसका अंक कम होगा उसका अम्लीयता गुण ज़्यादा होगा, और क्षारीयता में जिसका क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा उसका क्षारीयता ज़्यादा होगा। यानी मान लीजिए किसी चीज़ का क्षारीय मान 8 है, 9 है, 10 है, 14 है, तो किसका क्षारीयता, तो वैल्यू जिसका ज़्यादा है तो 14 वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल के बारे में जानते ही है, जो स्वाद में खट्टा हो। क्षार के बारे में जानते हैं, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो।
अर्हेनियस अम्ल की परिभाषा बताए थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। तो ये हो गया एग्जाम के दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या स्क्रीन पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। तो हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है जो स्वाद में खट्टा होता है लेकिन प्रबल अम्ल है, खतरनाक। प्रबल अम्ल उसी को कहेंगे जिसमें अम्लीय गुण क्या हो? ज़्यादा हो, यानी बहुत खतरनाक हो। दुर्बल मतलब कमजोर। तो ये क्या हो गया? प्रबल अम्ल। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे हाथ से टच करेंगे तो हाथ जलने की संभावना रहती है, हाथ जल जाएगा। लेकिन दुर्बल अम्ल में जैसे मान लीजिए नींबू में जो अम्ल पाया जाता है, टमाटर में अम्ल पाया जाता है, उसे तो हम लोग खाते भी है, पानी में घोल कर पीते भी, तो उससे कोई हानि नहीं होता है, तो वो दुर्बल अम्ल। लेकिन ये जो है प्रबल अम्ल है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट का भी फॉर्मूला पूछे थे, H2SO4। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। पूरे रसायनों का क्या राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका फॉर्मूला H2SO4। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि कार या ये सब के बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो H2SO4। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद ही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। एनटीपी क्या होता है अब समझेंगे। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल यानी सामान्य ताप एवं दाब। तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन सामान्य ताप एवं दाब पर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर पूछे तब, या एसटीपी पर भी पूछ सकता है। तो एसटीपी का भी मतलब वही होता है, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। तो एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन आपसे पूछा जाएगा तो 22.4 लीटर। और 2 मोल का पूछेगा तो हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। 3 मोल का पूछेगा, 4 मोल का पूछेगा, 5 मोल का पूछेगा, गुना कर देंगे, आ जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल का जो रासायनिक सूत्र H2O होता है, ये अक्सर बात है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना होता है। इसे हल्का जल भी कहा जाता है। इसका जो अनुभार होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है 18 me होता है। 18 कैसे होता है? तो 18 आप देखिए, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो प्लस कितना हो जाएगा? 18। तो आपसे पूछा जाएगा जल के 5 अणु में कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी गया है कि जल के 5 अणु में, तो 1 अणु में देखे 18, तो 5 कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 10 से पूछेगा तो 10 से गुना कर देंगे तो आपको पता चले। इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जाएगा कि हल्का जल तो बता दिए, भारी जल का क्या फॉर्मूला होगा? तो भारी जल का जो फॉर्मूला होता है D2O होता है, उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O, उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका अनुभार जो होता है 20 होता है। कितना होता है? 20। कैसे होता है चलिए ये भी बता देते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है और ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आपको पता होगा ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक है, जिसका भार 2 होता है। लेकिन यहाँ 2 को ड्यूटेरियम है तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो 16 4 कितना हो गया? 20। तो भारी जल का अनुभार पूछे तो 20 mu होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8, यानी किसी वस्तु को हम लोग गिराते हैं तो देखिए ना, ये पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। यानी पृथ्वी के पास जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण। यानी अब जानेंगे कि पृथ्वी पर तो इतना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होगा ध्रुवों पर होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक जी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होगा। आपसे यह भी पूछेगा जी स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण अदिश राशि है या सदिश? तो ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई सबसे ज़्यादा तो ध्रुव पर हो गया जी का मान, तो सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। और तो जीरो कहाँ होता है? ये भी माइंड में आएगा ना। तो जीरो जो होता है कि कहाँ होगा? जीरो पृथ्वी के सेंटर में यानी केंद्र पर होगा जीरो। तो जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये भी बता दी। एक और क्वेश्चन आप देखिए, चंद्रमा पर क्या अधिक होता है कि ज़्यादा होता है? कम होता है पृथ्वी से? नहीं, पृथ्वी से कम होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो पृथ्वी पर 9.8, तो चंद्रमा पर इसका 1/6 भाग हो जाता है। तो इसको 9.8 को 6 से भाग देंगे तो लगभग 1.66 कुछ इस तरह का आएगा, तो चंद्रमा पर होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, यानी
चंद्रमा पर कम है, नीचे आएंगे पृथ्वी पर, देखिए बढ़ते जा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। और एक और क्वेश्चन, जी को जब ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो जी का मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जी का मान ऋणात्मक कि धनात्मक होगा? तो देखिए कि जी का मान जो होगा नीचे से ऊपर फेंक रहा है, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींच रही, हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यानी विपरीत विरोध कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब ऊपर से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो हम तो बल लगा ही रहे हैं, पृथ्वी भी नीचे की ओर बल लगा रहा है, यानी दोनों तो पॉजिटिव का बात हो रहा है, तो जी का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार के संशय समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर प्रयत्न करूँगा वीडियो बनाने का, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।